एवरीवन, वेलकम टू द फोरेंसिक स्टेशन। आज हम बात करेंगे अबाउट कोर्ट्स, इट्स टाइप्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो पहले कोर्ट, जो हमारे इंडिया में जो कोर्ट हैं वो मेनली दो टाइप्स में हैं। एक है सिविल कोर्ट, एक है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट्स में जितनी भी केसेस हैं, सिविल रिलेटेड केसेस, जो सिविल केसेस होते हैं उन सब की हेयरिंग्स होती हैं हमारी सिविल कोर्ट में। और क्रिमिनल कोर्ट में हमारे आ जाते हैं जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं ना हमारे, वो सारे क्रिमिनल वाले केसेस की हेयरिंग्स वगैरह, प्रोसीडिंग्स, उनको पनिशमेंट्स देना, वो सब आता है हमारा क्रिमिनल कोर्ट्स के अंडर। और जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट है वो आता है हमारा क्रिमिनल कोर्ट, उसके ऑफिसेस वगैरह ये सब इंक्लूड होते हैं अंडर सेक्शन 6 to 25 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, अब अगर हम हायरार्की देखें कोर्ट्स की, तो सबसे टॉप मोस्ट जो है हमारा हाईएस्ट कोर्ट जो है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। एंड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वी हैव हाई कोर्ट। एंड फिर सबसे जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो है हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसे हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। ओके, अगर जैसे कहते हैं ना सबसे जो सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ा जो अगर है तो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसे हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। और ये हमारा एक हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल है। मतलब अपने अगर हम पूरी इंडिया में देखें तो सबसे अगर हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल कहा गया है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। और वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, अपनी इंडिया के कैपिटल में। मतलब अपनी पूरी इंडिया में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ओके, और उसके पास में पावर है कि वो सुपरवाइज़ करे सभी कोर्ट्स को। मतलब जितने भी कोर्ट्स हैं ना इंडिया में, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो उन सब को वो सुपरवाइज़ करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। और जो जितने भी लॉ डिक्लेयर्ड हो रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एक लॉ डिक्लेयर्ड हो रहा है या किसी भी एक लॉ को हटाया जा रहा है, मतलब जो भी अमेंडमेंट्स होगा, तो वो सभी कोर्ट्स में, जितने भी कोर्ट्स होंगे उन सब में वो एप्लीकेबल होगा, मतलब सब में अप्लाइड होगा वो चीज़। ओके, ये आता है हमारा अंडर आर्टिकल 134 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अगर हम जुरिस्डिक्शंस देखें अपने सुप्रीम कोर्ट के, मतलब उनकी पावर वगैरह देखें, तो वो आ जाता है हमारे पास है। सबसे पहला है हमारे पास ओरिजिनल जुरिस्प्रूडेंस। अब ओरिजिनल वाला क्या होता है, ये इंक्लूड करता है हमारा आर्टिकल 131 में। हमारा इंडिया जो है ना, ये एक क्वासी फेडरल है। मतलब एक क्वासी फेडरल सिस्टम है यहाँ पे, कि हमारी जो पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कोर्ट्स में, तो वो कोर्ट में सभी कोर्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक लेवल वाइज है। जैसे ना इंक्रीजिंग लेवल अगर हम देखें, तो अगर हमारे जो सबसे नीचे हमारे लोअर कोर्ट हो गए, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अकॉर्डिंगली उन सब में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है इंक्रीजिंग लेवल पे। ओके, तो अगर आप सबको इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो अगर कल को किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट्स के बीच में आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स फिर कैसे रिजॉल्व होगी, कैसे सॉल्व आउट करी जाएगी, बिकॉज दोनों स्टेट्स के पास में इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केसेस के लिए अगर स्टेट्स के बीच में अगर कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, तो फिर वो अपने हायर लेवल का जो कोर्ट होगा उसमें जाएंगे वो। ओके, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास यहाँ पे पावर है कि वो सभी कोर्ट्स में जो उनके डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे अगर एज सच कुछ, तो वो उन्हें रिजॉल्व आउट करेगा। फिर है रिट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब रिट्स में क्या आते हैं, रिट्स में आ जाते हैं अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर वो वॉलेट हो रहे हैं किसी के फंडामेंटल राइट्स, तो इन्हें जो हायरार्की सिस्टम है ना, ये तो ये फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप नॉर्मली भी देखो, तो आप किसी भी ऑफिस में डायरेक्ट आप जो वहाँ के जो हेड हैं, चीफ है, आप उनके पास नहीं जाते हो ना, आप पहले प्रोसीड करते हो। जैसे कोई भी एक गवर्नमेंट वर्क है तो आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हो हाई लेवल पे। तो कोर्ट्स में भी ऐसा सिस्टम है। बट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कहीं पे वॉयलेट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो जो लेवल है उन्हें क्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्लाइड कर सकते हो उस चीज़ के लिए। वो आता है आपका आर्टिकल 32 में। फिर है एडवाइजरी ज्यूरिस्प्रूडेंस।
एडवाइजरी जूरिस्प्रूडेंस की हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो बाकी जो कोर्ट्स हैं या स्टेट हैं उनको वो एडवाइस कर सकता है किसी भी एक मतलब अगर कोई उन्हें कोई भी फ़ैसला लेना है किसी भी केस के रिलेटेड, तो वो उसमें उनको एडवाइस कर सकता है कि उन्हें कैसे करना चाहिए वो या क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए वो एज ए एडवाइजरी बोर्ड के वो तौर पे वर्क करता है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट वी हैव एपेलेट जूरिस्प्रूडेंस। एपेलेट क्या है कि ये मतलब अगर आप अपने जो फैसला हुआ है आपका लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में, अगर आप उनसे मतलब सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपको दोबारा अप्लाई करना है अपने फ़ैसले के लिए सीनियर हाई कोर्ट में या उससे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप उसके लिए अप्लाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको एपेलेट उसके लिए एपेलेट पावर भी इसको दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने रिज़ल्ट से, तो आप इस पे एक हाई लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ये आता है आपका अंडर आर्टिकल 132 से 134 के अंदर। फिर आपका रिवाइजरी जूरिस्प्रूडेंस की मतलब अगर कोई भी फैसला हुआ है, ओके, तो अब वो फैसला हो गया उस टाइम पे, बट आपको कुछ टाइम बाद लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा एक नया लॉ आया है अब, या फिर ऐसा कुछ एक नया सिस्टम है, या ये भी सिस्टम था उस टाइम पे, इस बात को नहीं ध्यान दिया गया, या आपको उसको केस के रिलेटेड बाद में कुछ और फाइंडिंग्स मिल गई, तो आप दोबारा से उस चाहते हो कि दोबारा से मेरे केस पे दोबारा से उस पर ध्यान दिया जाए, दोबारा से उसकी प्रोसीडिंग्स हो, ट्रायल्स हों, तो आप दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज़ करना चाहते हो ना अपने फ़ैसले को, जो वहाँ पे फ़ैसला हुआ था वहाँ पे कोर्ट में। तो वहाँ पे ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि वो रिवाइज़ कर सकता है किसी भी केस को, कुछ टाइम बाद उसको दोबारा से रीओपन करके उस पर दोबारा से फ़ैसला किया जा सकता है। ये आता है हमारा आर्टिकल 137 के अंडर। फिर यहाँ पे दो और पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर को लेके। एक है एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ये एक 129 आर्टिकल के अंडर आता है। ये क्या कहता है, इसकी एक स्टेटमेंट है कंप्लीट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो कहते हैं कि जो कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ट्रायल्स हो रही हैं, या फिर कोर्ट के जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, अगर कोई भी उन्हें डिसओबे करता है या वॉयलेट करता है तो वो पनिशेबल होता है। ओके, मतलब उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा उस काम के लिए, उस मतलब उन्होंने जो डिसओबे किया है उस चीज़ के लिए। और जितने भी कोर्ट के जो हेयरिंग्स वगैरह होंगी या जितने भी केसेस हैं, उनकी जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तो उन सब को जो उनका रिकॉर्ड है उसे मेंटेन करके रखना होता है। अगर कल को दोबारा से वो केस रीओपन हो रहा है या कोई मतलब मतलब कोई चाहता है, ऐसे नहीं होता, कई बार ऐसा कोई केस आ जाता है तो मतलब जजेस चाहते हैं कि हाँ पहले भी ऐसा केस हुआ था तो हम एक बार देख लें कि पहले किस तरह फ़ैसला किया गया था, तो शायद उन्हें हेल्प मिल जाए थोड़ा सा। तो वो सब चीज़ क्या है उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं ना, उनके जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ट्रायल्स होते हैं, तो उनका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं काफ़ी डिफ़र हैं, पर ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ आर्टिकल 129 में लिखी गई हैं। एज अ कंप्लीट स्टेटमेंट लिखा गया है इन दोनों को मिला करके कि उनकी प्रोसीडिंग्स वगैरह को अगर आप उल्लंघन कर रहे हो, उन चीज़ों को नहीं मान रहे हो, तो वो पनिशेबल है और रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में हमारे पास दो आर्टिकल इंक्लूड हो जाते हैं, आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 13। आर्टिकल 136 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास में एक स्पेशल पावर है अप्लाई करने की। अगर किसी को भी अपील वगैरह करनी है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में अपील कर सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। ओके, एंड अगर मतलब कोई भी राइट है, अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी लॉ या एक्ट के तहत वो वॉयलेट हो रही हैं, मतलब कोई केस चल रहा है या कुछ भी आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई है, इवेंट हुआ है कोई भी आपके साथ में ऐसा कि जिसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस लॉ, अगर ये लॉ आपके ऊपर अप्लाइड हो रहा है तो आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हुई हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसी टाइम पे उस लॉ को या आर्टिकल को वहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ओके,
तो वहाँ पे वो लॉ या एक्ट अप्लाइड नहीं होगा जहाँ पे किसी की फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही हैं। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 13 में। ओके, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब अगर हम हाई कोर्ट देखें तो हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट आता है हमारा हर स्टेट की कैपिटल में। मतलब अगर जो स्टेट्स हैं, तो हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हर स्टेट की कैपिटल है एक एक। तो हर एक कैपिटल में हमारे पास हाई कोर्ट है। मतलब हर स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट है उनकी कैपिटल में, ठीक है। बट और इसे जो है माना गया है कि ये जो है एक हाईएस्ट ट्राइब्यूनल है इन स्टेट, अगर हम स्टेट को कंसिडर करें। ओके, तो हाईएस्ट ट्राइब्यूनल क्या है? हमारा हाई कोर्ट। अगर हम पूरी इंडिया को कंसिडर कर रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करते हैं एज द हाईएस्ट ट्राइब्यूनल। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारा फर्स्ट हाई कोर्ट जो है वो कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट हाई कोर्ट है वो है कैलकटा का, ठीक है। कैलकटा हाई कोर्ट जो है वो सबसे फर्स्ट हाई कोर्ट है। बट हमारा कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास, ये तीनों हाई कोर्ट हमारे एक साथ बने थे 1862 में। ओके, अब जो अगर हम प्रेजेंटली देखें तो प्रेजेंटली हमारे पास टोटल हाई कोर्ट जो है इंडिया में वो है 25। जैसे अभी मैंने कहा कि हर स्टेट का कैपिटल है एंड उसमें एक हाई कोर्ट है ना। बट हमारे पास कितने हैं अभी टोटल हाई कोर्ट? हमारे पास सिर्फ 25 हैं। और हमारे पास जो टोटल अगर हम स्टेट देखें 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरी हैं। तो कई बार मतलब कई केसेस में क्या है कि जो कुछ स्टेट्स जो हैं वो आपस में हाई कोर्ट जो है वो शेयर अप कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हमारे जो हाई कोर्ट हैं वो अभी प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं एंड 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और जिसमें से दिल्ली जो है वो अकेला यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपने खुद का हाई कोर्ट है। और जो हाई कोर्ट की जो पावर्स अगर हम देखें तो हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट को मतलब प्रिंसिपल माना गया है सिविल। अगर हम सिविल केसेस की बात करें ना, तो सिविल केसेस में जो ओरिजिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसकी पावर हाई कोर्ट के पास में है। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास में सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस की ही है, बट हाई कोर्ट के पास में सिविल केसेस की ओरिजिनल जूरिस्प्रूडेंस की पावर है। एंड अगर मतलब कोई भी ऑफेंस है तो किसी भी मतलब कोई भी ऑफेंस या कोई भी क्राइम वगैरह है तो उसके लिए कोई भी ऑफेंस को आप ट्रायल ले सकते हो हाई कोर्ट में एंड उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हो। मतलब आप उन्हें डेथ दे सकते हो, डेथ पेनल्टी दे सकते हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, फाइन दे सकते हो। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप उन्हें कोई भी पनिशमेंट ऑथराइज्ड कर सकते हो बाय द लॉ सेक्शन 28 क्लॉज 1 ऑफ CRPC। मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं ना, वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। बट कई बार कुछ केसेस होते हैं जिसमें हाई कोर्ट की दी हुई पनिशमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट फिर क्रॉस चेक करते हैं अगर वहाँ पे अप्लाइड किया जा रहा है तो। ओके, और जो जजेस हैं हमारे हाई कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की हायरार्की अगर हम देखें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड द रेवेन्यू कोर्ट। अब हमारा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारा इंक्लूड होता है अंडर आर्टिकल 233 टू 237 ऑफ पार्ट 6। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है उसमें आते हैं हमारा आर्टिकल 233 ऑफ 237। और जो हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट है ना उसे हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं। और ये सभी कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। ओके, ये सभी के सभी ना सेम मतलब वही सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं ये। और इसमें हमारा अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखें या फिर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं इसे, ये होता है हमारा सिविल केसेस के लिए मेनली। जितने भी हमारे सिविल केसेस हैं वो यहाँ पे उनकी हेयरिंग्स वगैरह प्रोसीड की जाएगी। तो जैसे कि जो केसेस होते हैं लैंड के, प्रॉपर्टी के, फ्रॉड वगैरह के, मनी रिलेटेड, तो ये सब आ जाते हैं हमारे सिविल केसेस में। और जो हमारा सेशन कोर्ट है वो आता है हमारा क्रिमिनल केसेस के लिए।
तो क्रिमिनल केसेस में कैसे आ जाएंगे, अगर जो मर्डर का केस है, डकैती का केस है, ये सब केसेस आ जाते हैं हमारे सेशन कोर्ट में, मतलब हमारे क्रिमिनल केसेस के लिए। और रेवेन्यू के कोर्ट जो है हमारा, वो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए है। इसमें हमारा जैसे लैंड रेवेन्यू है, अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इन सब से जो रिलेटेड होंगे केसेस वो आएंगे हमारे रेवेन्यू कोर्ट में। एंड हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसमें जैसे फ़ाइन वगैरह दे सकते हैं। मेनली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो फ़ाइन लगाता है। ओके, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट फ़ाइन अगर हम देखें तो 5,000 अगर अबव जा रहा है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर 5,000 से 2,000 तक का फ़ाइन। मुंसिफ कोर्ट में हमारा 2,000 से बिलो का फ़ाइन। और अगर सिर्फ मतलब अगर हम देखें 100 रुपीज़ से कम अगर कोई फ़ाइन चल रहा है तो हमारा स्मॉल कोर्ट में आ जाएगा। बिकॉज अगर कोई स्मॉल कोई छोटा सा केस है या फिर अगर छोटी सी बात है 100-200 रुपये की, तो उसके लिए आप सीधा मतलब हाई लेवल के कोर्ट पे नहीं जा सकते ना। बिकॉज जो केसेस की जितना बड़ा आपका क्राइम होता है या केस होता है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें फ़ाइन प्रिस्क्राइब किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट डिसाइड होता है कि किस कोर्ट में उन्हें भेजना है हेयरिंग्स वगैरह के लिए। फिर अगर हम रेवेन्यू कोर्ट देखें तो रेवेन्यू कोर्ट में हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू कोर्ट, फिर है कमिश्नर कोर्ट, फिर है कलेक्टर्स कोर्ट एंड फिर लास्ट है हमारे पास तहसील्स कोर्ट। मतलब जितने भी छोटे मोटे हमारे फ़ाइन वगैरह होते हैं ना, किसी भी चीज़ पे हमारे पास चार्ज वगैरह लग रहा है, फ़ाइन लग रहा है, तो ये सब हमारे रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं। और फिर है हमारे पास में सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में हमारे पास आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ओके, तो अब इसमें क्या क्या है हमारे पास वो हम डिस्कस करते हैं। ये सब हमारे आ जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में। अब हमारे पास पहला है सेशन कोर्ट। अब सेशन कोर्ट क्या कहते हैं? सेशन कोर्ट आता है हमारा अंडर सेक्शन 9 ऑफ CRPC में। इसमें क्या है, ये लोकेटेड होता है डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स होंगे ना, वहाँ पे ये लोकेटेड रहता है। और जो मतलब जो केसेस होते हैं ना, मतलब जो कि मजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमारा आ जाता है इसमें हमारा सेक्शन 193 ऑफ CRPC के अंडर केसेस आते हैं। और ये मतलब पनिशमेंट कोई भी दे सकते हैं ये, बट अगर इन्होंने डेथ सेंटेंस कहा है तो वो चीज़ फिर कंफर्म हो गई हमारे हाई कोर्ट के द्वारा। मतलब ऐसे सीधा ये डेथ की पनिशमेंट नहीं दे सकते। और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सब सिर्फ फाइन लगाएंगे। ओके, और जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट में जो हमारा सेशन जज है, सिर्फ एक वही है जो कि हमारे डेथ सेंटेंस दे सकता है। और फिर वो डेथ सेंटेंस की जो पनिशमेंट है वो हाई कोर्ट जो है उससे वो कंफर्म करेगा कि उन्हें वो डेथ पेनल्टी मिलेगी या नहीं। ओके, फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो डील करते हैं हमारे सिविल केसेस के साथ में। हमने पहले कहा था आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस, रेवेन्यू कोर्ट रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह के लिए, सेशन कोर्ट हमारे क्रिमिनल केसेस के लिए। ओके, और जो भी मतलब यहाँ पे जो वो सेशन कोर्ट है आपके, जो भी सेंटेंस वगैरह अगर जो इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं वो, तो वो होगी आपकी 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट। और जो फ़ाइन होगा वो अनलिमिटेड, मतलब फ़ाइन की कोई लिमिट नहीं सेट करी गई है, पर इम्प्रिजनमेंट आपका 10 साल तक दिया गया है। और ये है आपका सेक्शन 28 क्लॉज 3 ऑफ CRPC। ओके, अब अगर हम देखें मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या कहता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट है आपके यहाँ पे 3 टाइप के: चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। एंड ये आते हैं आपके सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 19 ऑफ CRPC में। और जो ये सेशन जजेस या मजिस्ट्रेट्स हैं ना, वो अपॉइंट किए जाते हैं आपके हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, हाई कोर्ट के द्वारा वो अपॉइंट करे जाएंगे वहाँ पे। और अगर हम मेट्रोपॉलिटन कोर्ट देखें, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके एरिया की पॉपुलेशन पे। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन होगी, जितना ज़्यादा वहाँ पे क्राइम रेट होगा, तो भाई उतने ज़्यादा केसेस आएंगे वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होना है कि नहीं होना है। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं ना,
जिसमें जहाँ की पॉपुलेशन जो है मोर देन 1 मिलियन होती है, तो वो आपके आ जाते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो वहाँ पे आपके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट प्रेजेंट होंगे। इसमें फिर आपके इंक्लूड होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये 2 लेवल पे होता है। और ये आता है आपका अंडर सेक्शन 8, 17, 18 एंड 19 ऑफ CRPC। अब हमारे पास पावर्स है, अगर हम देखें मजिस्ट्रेट्स की, तो मजिस्ट्रेट की पावर आती है सेक्शन 2 ऑफ CRPC में। यहाँ पे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास, वो आपको 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, एंड फाइन जो है वो अनलिमिटेड है। और जो हमारा सेकंड क्लास है वो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 तक का फाइन, एंड थर्ड क्लास 1 साल तक की पनिशमेंट एंड 5,000 तक का फाइन। ये हो गए हमारे मजिस्ट्रेट्स के लिए। और जो सेशन जज है उनका मतलब अनलिमिटेड फाइन था एंड इम्प्रिजनमेंट, एंड वो आपको डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, और वो कन्फर्म्ड होगा हमारे हाई कोर्ट के थ्रू। और लास्ट बचता है हमारे पास में जुवेनाइल कोर्ट। अब ये सब तो हो गए हमारे कोर्ट्स जो कि अगर कोई अडल्ट है क्रिमिनल, उनकी हेयरिंग्स वगैरह केसेस कहाँ पे हैंडल हो रहे हैं। बट अगर कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, अगर कोई मतलब बच्चा है, उससे अगर कोई क्राइम हो गया तो उनकी हेयरिंग्स वगैरह कहाँ होंगी, उनकी हेयरिंग्स अलग केसेस में होती हैं। ये आता है हमारा अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। ओके, इसके अंडर हमारे जुवेनाइल कोर्ट जो है वो अलग से बने हैं। इसमें क्या कहा जाता है, इसकी एक थ्योरी है कि जो हमारे चिल्ड्रन है ना, उनकी जो मेंटालिटी होती है वो अलग होती है अडल्ट से। अगर अडल्ट कोई क्राइम कर रहा है तो वो किसी से बदला लेने के लिए या अपना फ़ायदा देख करके या अपने आप को बचाने के लिए, कुछ छुपाने के लिए तब कर रहा है वो क्राइम। बट कोई बच्चा कोई क्राइम कैसे कर सकता है, मतलब अगर किसी ने उसको ऐसे झूठ झूठ बोल दिया तो वो उसकी बातों में आ गया या बहक गया उनकी बातों में आकर के, है ना, उन्हें समझ नहीं होती है, किसी ने उन्हें डरा के वो करवा लिया उनसे, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं कई बार। तो जो बच्चों की मेंटालिटी होती है वो क्राइम की, उन्होंने इंटेंशनली वो क्राइम नहीं करा होता है, तो उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो उन्हें। तो उनके लिए जुवेनाइल कोड जो है वो अलग से होता है। और WHO के अकॉर्डिंग जो भी चिल्ड्रन, मतलब जो ह्यूमन्स के जो चिल्ड्रन होते हैं बिलो द एज ऑफ 18 एज से कम वाले, तो वो आते हैं हमारे जुवेनाइल कोर्ट में। ओके, बट अबव द एज ऑफ 7, मतलब अगर 7 साल से कम है बच्चे की उम्र, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है, मतलब उसकी कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, आप उस पर केस नहीं कर सकते हो। और जितने भी ऑफेंसेस वगैरह की जिनकी ट्रायल्स होती हैं ना जुवेनाइल्स के लिए, वो आती है हमारी अंडर सेक्शन 27 ऑफ CRPC। और मेनली जो ये जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, इसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है फर्स्ट क्लास विमेन मजिस्ट्रेट को, कि फर्स्ट क्लास वुमेन मजिस्ट्रेट ही इनकी जुवेनाइल्स की केसेस की हेयरिंग्स वगैरह को प्रोसीड करें। ओके, तो ये सब हो गए हमारे कोर्ट्स वगैरह। तो आज हमने अपने कोर्ट्स, उनके पावर्स और उनके टाइप्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। और जो ये कोर्ट्स होते हैं ना, सब मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, ये कोर्ट्स डिफरेंट नहीं होते, मतलब ये कोर्ट्स वही होते हैं, इतने अलग अलग कोर्ट्स नहीं होते जितना हम क्लासिफाई करके इनको पढ़ते हैं। बस जिससे अकॉर्डिंगली टाइप डिपेंड करता है केसेस पे, जौन सा केस आता है अकॉर्डिंगली हम उनको उस केस के अकॉर्डिंगली कोर्ट को हम नाम दे देते हैं, ठीक है। बाकी सिविल केस, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स वही होते हैं, उनको उनके जो केसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कोर्स हम कंप्लीट करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।